ओके, ध्यान दो इधर देखो। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। कल कहाँ तक सिखाया था मैंने तुमको? रेजिस्टर और कलर कोड सिखा दिया ना, उस पर न्यूमेरिकल भी कर दिए थे। चलो आज मैथ्स वाला पार्ट है, आज पूरा डेरिवेशन है बरा। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्टार्टिंग से ध्यान दो। कितना क्वेश्चन हो गया था देखो जरा? 6 हो गया था, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन बीच में बोलो मत। क्वेश्चन नंबर 7 है रेजिस्टर्स इन सीरीज, जो ऑलरेडी 10 में पढ़ा है ना। रेजिस्टर्स इन सीरीज, देखो तो रेजिस्टर्स इन सीरीज देखते हैं। सर्किट डायग्राम याद रहेगा क्योंकि सब 10th का है ना। 10th में था तुमको रेजिस्टर इन सीरीज, रेजिस्टेंस पैरेलल। आरएस का आंसर निकालते थे R1 + R2 + R3, 1/RP का आंसर निकालते थे 1/R1 + 1/R2, ऐसा वही 10th का कंसेप्ट है, नया कुछ नहीं सिखा रहा हूँ अभी। तो पहले सबसे पहले अपन सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम ध्यान दो एकदम अच्छे से। सीरीज है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में तुमको ऑलरेडी बहुत कुछ पहले से आना चाहिए बराबर। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? करंट की वोल्टेज, करंट। सीरीज में करंट सेम रहता है। क्या डिवाइड होता है? वोल्टेज। वोल्टेज डिवाइड होता है ना, मालूम है, सब पढ़ा है 10th में बराबर। तो ये सब चीज़ तुमको पहले से आना चाहिए क्योंकि 10th में पढ़ा हुआ चीज़ है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा रहेगा? सेम, मतलब कांस्टेंट, और वोल्टेज डिवाइड होता है बराबर, ये तुमको मालूम है। चलो तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग रेजिस्टर्स का देख रहे हैं। तो एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, जरा ध्यान दो। तो मैं 3 रेजिस्टर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, समझो। ये फर्स्ट गैप में एक रेजिस्टर है, सेकंड गैप में एक रेजिस्टर, और थर्ड गैप में यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया। 3 रेजिस्टर्स है। नीचे एक लगाएंगे बैटरी, सेल भी बोल सकते हो, फिर एक लगाएंगे की, और यहाँ से सर्किट कंप्लीट कर देंगे। ऐसा कुछ सिंबल आता है ना रेजिस्टर का, ये ना सिंबल, ये रेजिस्टर का सिंबल है, कल सिखाया था। 3 रेजिस्टर है तो नाम दिया R1, R2 और R3। ये एक गैप में यहाँ पे बैटरी लगा दिया है बराबर। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगा देते हैं की, बराबर ना, की। और इसको क्लोज करना पड़ेगा ना ऐसा, तो जाके करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा ना। आता है ना, इतना तो मालूम है तुमको ये सब चीज़। अच्छा, कल मैंने तुमको सिखाया था कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो मतलब करंट यहाँ से निकलेगा ऐसा ना, ऐसा ऊपर जाएगा, इधर से जाएगा इसके अंदर से ना, ऐसा जाएगा ना, नीचे आएगा, रिटर्न चले जाएगा वहाँ पे जहाँ से आया था। ऐसे ही होता है ना, करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन इसका उल्टा फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन नहीं बताते, लेकिन हमारा काम का चीज़ करंट है, समझा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, बैटरी का कुछ तो वोल्टेज प्रोवाइड करता है ना। बैटरी कुछ तो वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये की है, के करंट को सब बता दिया बराबर। करंट, जो करंट आए R1 रेजिस्टर से जा रहा है, क्या वही करंट R2 से जा रहा है? जो इधर से निकलेगा ऐसा जाएगा, R1 से गया तो R2 से भी जाएगा ना, वही करंट। इसके लिए बोलता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर सेम। करंट थोड़ी चेंज हुआ, जो R1 से गया वही करंट R2 से गया, वही करंट R3 से भी जाएगा। लेकिन जो भी वोल्टेज हम लोग ने प्रोवाइड किया है, ये वोल्टेज डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट में। सीरीज में कौन डिवाइड होता है? वोल्टेज। और क्या सेम रहता है? करंट। याद रखो ये सब चीज बराबर। तो जो भी वोल्टेज मैंने प्रोवाइड किया है V, इसमें से थोड़ा वोल्टेज V1 यहाँ अपीयर होएगा, यहाँ अपीयर होने लगेगा। फर्स्ट डिवाइस के अक्रॉस थोड़ा सा वोल्टेज V1 आ जाएगा, सेकेंड डिवाइस के अक्रॉस थोड़ा सा वोल्टेज V2 आ जाएगा, और थर्ड डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगा? क्यों हो रहा है वोल्टेज डिवाइड? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है बराबर। क्या सेम रहता है? करंट। इसके लिए मैंने करंट को I1, I2, I3 लिया, क्या करंट I रहेगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। समझा डायग्राम क्या है? चलो तो सर्किट डायग्राम हो गया। थोड़ा बहुत थियरी देखते हैं इसके बारे में, क्या है रेजिस्टर्स इन सीरीज कर रहे हैं ना हम लोग। तो थियरी ऐसा है, 2 ही पॉइंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या लगता है तुमको, अगर मैं रेजिस्टर को सीरीज में अरेंज करूं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? इफेक्टिव समझ में आता है क्या? टोटल। इफेक्टिव मतलब टोटल। R1 लगाया, R2 लगाया, R3 लगाया, 3 ऐसा सीरीज में लगा दिया, तो जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा वो ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा रहे। पहले वाले का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। मैं टोटल पूछ रहा हूं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसा रहता है? ज्यादा रहेगा। तो जब भी तुमको ज्यादा इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए रहेगा तो रेजिस्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे तुम लोग?
सीरीज में, और जब भी कम चाहिए रहेगा तो पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ये सब याद होगा सब पॉइंट। सीरीज कॉम्बिनेशन से इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये सब 10th का है, ये मैं नया कोई नहीं पढ़ा रहा है। 10th में एक प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट था, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज हायर एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ऐसा वहां पे एक पॉइंट है कि जो टोटल आंसर आएगा वो एक रेजिस्टेंस के आंसर से बहुत बड़ा रहेगा ना, ऑब्वियस है ना, तो देख के लग रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन समझा कब करते हैं, जब तुमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ज्यादा चाहिए रहेगा तो सीरीज में कनेक्ट करने का, कम चाहिए रहेगा तो पैरेलल में। क्या वो इसके बाद वाला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है। टोटल 5 का 6 डेरिवेशन तुमको सिखाएगा मैं, समझाए पॉइंट क्या है। चलो तो पॉइंट जरा ध्यान से सुनो। रेजिस्टर इन सीरीज मतलब क्या है। रेजिस्टर इन सीरीज को ये जो सर्किट मैंने बनाया, ये सर्किट बनाने के लिए मैंने किया क्या, देखो इसमें सबसे मेन चीज है बताने के लिए कौन डिवाइड होता है और कौन कांस्टेंट रहता है। तुमको ऑलरेडी मालूम है कौन डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज, कौन कांस्टेंट रह रहा है, ये तुम्हारा पहला पॉइंट है बराबर। और तुमको वो बता सकते हैं यहाँ पे सीरीज में कैसे कनेक्ट किया। देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट, 2 पॉइंट बोलेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट, इन ये सीरीज कॉम्बिनेशन की पैरेलल, ध्यान तो दो, सीरीज है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम या फिर कांस्टेंट बोल सकते हैं, बट द वोल्टेज डिवाइड्स, ये पहला पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज हायर या फिर लार्जर बोल सकते हैं, ज्यादा। इफेक्टिव मतलब टोटल, जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, ज्यादा ना, लार्जर या फिर हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंडिविजुअल। एक से R1 का समझो, जो एक एग्जांपल बोलता हूं, R1 का आंसर 1 ओम है, कितना ओम है, R2 का आंसर भी 1 ओम है, R3 का आंसर भी कितना है, बोलो टोटल कितना हुआ, वो 3 ओम, ये 1 ओम से तो ज्यादा ही है ना, वही मैं बोल रहा है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव मतलब टोटल रेजिस्टेंस इज हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। इंडिविजुअल अकेले अकेले वैल्यू से बड़ा आंसर आएगा। 3 जो आंसर आया वो 1 और 1 से बड़ा ही है ना। 2 पॉइंट याद रहेगा, बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था। इन सीरीज कॉम्बिनेशन कौन कौन कांस्टेंट रहता है, करंट रिमेन्स कांस्टेंट बट द वोल्टेज डिवाइड्स, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जो इफेक्टिव आएगा इज हायर या फिर लार्जर एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मैं एक बार फिर से बोलता, अभी तक प्रॉपर्ली याद नहीं हुआ तुमको, सुनो, ये थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं इसको। पॉइंट 2 ही पॉइंट है, एकदम ध्यान से सुनो। फर्स्ट पॉइंट है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर, बट द वोल्टेज डिवाइड, जो V है वो V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा और V3 हो जाएगा, बराबर, समझा। सेकेंड पॉइंट, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लार्जर एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, समझा है, बोलेंगे ना, समझा ना क्या बताया तुमको मैंने। मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब एक्सप्लेनेशन दिया ना थोड़ा सा, तो एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। चलो बताओ वो 2 पॉइंट क्या है एक्सप्लेनेशन का, थोड़ा स्लो बताओ। बोलो सबसे पहला पॉइंट याद है ना तुमको, सबको याद है, अभी के अभी यहाँ पे याद कर लो, घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं। बोलो बोलो क्या था, हाँ थोड़ा स्लो। इन कौन सा कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ना, क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, हाँ करंट रिमेन्स, करंट तुम्हारा हमेशा कांस्टेंट, करंट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन कुछ तो होता है वहां पे, बट द वोल्टेज डिवाइड्स ना, वोल्टेज डिवाइड, समझा। ये पहला पॉइंट याद है ना तुमको। सेकंड पॉइंट याद है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के वैल्यू से ज्यादा रहता है, लार्जर रहता है। बोलो क्या बताओ, द इफेक्टिव इफेक्टिव का मतलब समझ में आता है, टोटल ना, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, इज हायर बोलो या फिर लार्जर, वैल्यू है ना तो लार्जर बोलते हैं ना, इज लार्जर एज कंपेयर टू दैट ऑफ, नहीं किससे लार्जर था बताओ, किससे लार्जर, हाँ इज लार्जर देन। अब वहां पे लिखने की मेरे को नहीं लगता कि जरूरत है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम लोग सीरीज ही पढ़ रहे तो उसका ही पॉइंट रहेगा ना, बराबर। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द इंडिविजुअल वैल्यू, राइट है, इंडिविजुअल वैल्यू, बोलो इंडिविजुअल किसका, इंडिविजुअल वैल्यू किसका, ऑफ रेजिस्टेंस, याद है ना सब, समझा। ये बहुत इजी सिखा रहा है, कुछ भी हार्ड नहीं, समझा। सर्किट तुमको सिखा दिया, तुमको दोनों पॉइंट भी याद हो गए। अब हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिखाता हूँ, स्टार्ट करूँ, बोलो चलो। तो थर्ड पॉइंट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये 10th का सिखा रहा हूँ, ये नया कुछ नहीं है, 10th में सेम डेरिवेशन था ना तुमको ये,
देखो शायद तुमको 10th में नहीं समझा रहेगा तो मैं अभी तुमको समझाता है कैसे करते हैं डेरिवेशन। बहुत इजी है। जो भी चीज डिवाइड होता है उसको पहले लेते हैं। कौन डिवाइड हो रहा है? वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो वोल्टेज को मैं लेगा। बोलो सबसे पहला पॉइंट ना, सिंस वोल्टेज गेट्स डिवाइड्स ना, सिंस वोल्टेज क्या हो रहा है? गेट्स डिवाइड, बराबर। वोल्टेज गेट्स डिवाइड, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो जो तुम्हारा तुमने जो वोल्टेज प्रोवाइड किया था V, जो तुमने वोल्टेज प्रोवाइड किया था V, वो कितने पार्ट में बढ़ गया बताओ? 3 पार्ट में। बोलो कौन सा है? V1 प्लस V2 प्लस जो तुमने V दिया था वो 3 पार्ट में हो गया ना, V1 प्लस V2 प्लस, तुमको ओम्स लॉ आता है? कल सिखाया था ओम्स लॉ, फॉर्मूला आता है। चलो तो मेरे को जरा बताओ ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? सिंस, एक थोड़ा अलग कलर से बोलो, सिंस कौन सा फॉर्मूला से? फ्रॉम कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। बोलो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू, V के जगह पे IR लिख सकते हैं। V की जगह पे क्या लिख सकते? कल सिखाया ना, ये 10वीं का है, बराबर। V इज इक्वल टू IR। तो जो V यहाँ पे देखो मैंने लिखा है V, इसकी जगह बोलो मैं क्या लिख दूं? I इंटू R, बराबर है ना। V के जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या? I इंटू, बराबर है। V की जगह पे मैंने I, देखो एक्चुअल मतलब कैसे लिखा मैंने, वोल्ट V मतलब टोटल वोल्टेज है, V मतलब टोटल वोल्टेज, I मतलब टोटल करंट, R मतलब रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। हाँ कैसा कॉम्बिनेशन है? तो मेरा टोटल जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको मैं RS बोलूं, चलेगा? RS मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस RS। टोटल वोल्टेज के टाइम पे टोटल करंट लिखा है इनटू टोटल रेजिस्टेंस। अब कौन सा वोल्टेज है इक्वल टू के बाद? इक्वल टू के बाद कौन सा वोल्टेज है? V1 ना। इधर का वोल्टेज देखो बहुत सिंपल है, जिधर का भी वोल्टेज रहेगा उधर से जाने वाले करंट को उधर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको मिल जाएगा आंसर वोल्टेज का। एक बार फिर से सुनो, तुमको V1 का आंसर लिखने का है, V का आंसर जैसे लिखा था वैसे अगर तुमको V1 का आंसर लिखने का है तो बहुत ईजी है। V1 का आंसर क्या रहेगा? जिधर भी V1 आता है वहां से जाने वाला करंट निकालो, बराबर, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? उधर के ही रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। समझा क्या? तो बताओ V1 तो इधर अपीयर हो रहा है, इधर से जाने वाला करंट कौन है? I। अरे I तो जाएगा ना यहाँ से, तो I वहां से जा रहा है, राइट है। और यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है? R1 है। समझा क्या? समझा है? अब V2 की बारी, V2 में आओ, इधर से जाने वाला करंट को, अरे I करंट उधर से जा रहा है तो I आएगा, लेकिन वहां का रेजिस्टेंस क्या है? समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत जम रहा है? इधर आते V3, बोलो यहां से जाने वाला करंट I है लेकिन रेजिस्टेंस, समझा? समझ में आ रहा है? डेरिवेशन समझो कैसे होता है, समझा ना? अच्छा अब आगे देखो, कुछ कॉमन आ रहा है तुमको RHS में से? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो आया, मैथ्स आता है ना, मैथ्स हर जगह लगता है। देखो I कॉमन आ रहा है, बराबर, ठीक है। तो जैसा तुम लोग बोल रहे हैं वैसा मैं करता है, I इंटू RS, मेरा LHS एज इट इज है, इधर मैंने कुछ चेंज नहीं किया। चेंज क्या करने जा रहे बताओ? RHS क्या कॉमन लूँ? I मैंने कॉमन लिया, बोलो क्या बचेगा अंदर? R1 प्लस R2 प्लस R3। समझा? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आया है। तुमको मैथ्स इतना सिखा दिया कि अपने आप फिजिक्स कर सकते, इतना है। आजू बाजू आए कैंसिल, बोलो क्या बचा? RS का आंसर क्या आ रहा है? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब समझा वो 10th में तुम लोग RS के जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 क्यों लिखते थे? ये वो रीजन, ऐसा आया था, वो था ना। ये सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस, S रिप्रेजेंट करता है सीरीज को, समझा? टोटल सीरीज रेजिस्टेंस का हमारा आंसर कितना आया? R1 प्लस R2। ये मालूम है तुमको सिर्फ R1 प्लस R2 प्लस R3 ही क्यों आया? बोलो क्योंकि 3 ही तो रेजिस्टेंस लगाया था। अगर मैं 4 लगा दूं तो आंसर क्या आएगा? बोलो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 भी आएगा तभी। समझा ना? समझा? चलो तो ये तुमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने सिखा दिया। अब हम लोग, चलो ये तो 3 रेजिस्टेंस के लिए। अगर समझो इन केस मैंने n रेजिस्टेंस लगा दिया, n समझा रहा है, एकदम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगा दिया, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट बोलते n लगा दिया, समझा? फॉर कितना रेजिस्टेंस? n रेजिस्टेंस, हाँ n रेजिस्टर बोलो या फिर रेजिस्टेंस बोलो चलेगा, n रेजिस्टर्स इन सीरीज, सीरीज में लगाना पड़ेगा ना। n समझ में आ रहा है क्या? मतलब R1 है, R2 है, R3 है, R4, R5, R6 पूरा Rn तक है, समझा? n रेजिस्टेंस लगा दिया। अगर n रेजिस्टेंस इन सीरीज में लगा दिया है तो बताओ RS कितना आएगा? R1 आएगा प्लस R2 आएगा प्लस R3, ऐसा करते करते जाएंगे एंड सो ऑन अप टू Rn, प्लस करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना?
तो ये हमने क्या निकाल दिया बताओ, ये क्या किया अपन ने, जब n रेजिस्टर सीरीज में रहेगा तो तुम्हारा आंसर ये रहेगा। समझ में आ रहा है क्या मैथ्स कैसा कर रहा है? देखो मैथ्स इसके लिए तुमको पहले ज़्यादा करा दिया मैंने, क्योंकि मैथ्स हर जगह पे लगता है, फिजिक्स में भी लग रहा है, केमिस्ट्री पढ़ाएगा केमिस्ट्री में भी लगता है, सब जगह लगता है। समझा नहीं है? समझा कैसे सिखाया यार? रेजिस्टर इन सीरीज समझ गया रहेगा ना, बहुत ईजी है ना। क्या करने का है, पहले सर्किट बनाओ, फिर एक्सप्लेनेशन दो 2 पॉइंट का, फिर मैथ्स करो। मैथ्स तो सबसे ईजी रहता है, समझा? 3 पॉइंट में खत्म होता है। पहला पॉइंट में वो लिखने का जो डिवाइड होता है बराबर, सेकंड पॉइंट में ओम्स लॉ लगाओ, थर्ड पॉइंट में n रेजिस्टर को सीरीज में ले लो, खत्म ना। समझा? जैसा मैंने सीरीज किया सेम ऐसा पैरेलल भी है, ऐसा ही एग्जैक्ट करते पैरेलल। समझा ना सीरीज का कैसा रहता है? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बराबर, इधर ही कर दो ना, यहीं पे देखो, यहीं पे देख लो क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या क्वेश्चन रहेगा? रेजिस्टर्स इन पैरेलल। चलो पैरेलल में देखते हैं क्या होता है रेजिस्टर इन पैरेलल। सबसे पहले क्या बनाने का? सर्किट डायग्राम बराबर, सर्किट डायग्राम सबसे पहले। तो चलो बनाते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कैसे रहेगा? अब रजिस्टर कैसा, सब ऐसा लाइन बैक टू बैक लगाओ, क्या ऐसा लगाओ, ऐसा पैरेलल ना, पैरेलल में लगेगा। चलो बाकी तो पूरा काम वैसे रहेगा। चलो फटाफट रजिस्टर को पैरेलल में लगाते हैं। तो देखो जो जैसे हम बना रहे हैं, देखो ये ठीक है क्या, ऐसा ये इधर एक रजिस्टर आएगा, इधर एक बीच में एक रजिस्टर लगाता हूँ, एक ऊपर एक रजिस्टर लगाते हैं। ध्यान दो, बात नहीं होना चाहिए बीच में। बोलो नीचे क्या क्या लगाते हैं? बैटरी आएगा, फिर क्या आएगा? की आएगा ना। बराबर है ना? देखो यहां पे क्या आएगा बताओ, ऊपर वहां पे क्या लगाऊं? रेजिस्टर्स, तीन को लेके चलते हैं बराबर। तो पहला यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टर, क्या नाम दूं उसको? R1 पहला रेजिस्टर है। दूसरा बताओ, यहाँ पे नाम आएगा R2, फिर क्या आएगा? R3। समझा? ये वोल्टेज V अप्लाई किया, की लगाया है K, बराबर है। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? उल्टा, इसका उल्टा यहाँ पे होएगा। सीरीज में कौन कांस्टेंट था? अब करंट कांस्टेंट नहीं, अब करंट डिवाइड होएगा, उल्टा। उधर पहले कौन कांस्टेंट था? कौन डिवाइड हो रहा था वहां पे? अब वोल्टेज इधर कांस्टेंट, उल्टा। उधर जो कांस्टेंट वो इधर डिवाइड, उधर जो डिवाइड वो इधर कांस्टेंट। करके देखते मालूम पड़ेगा। तो डायग्राम सर्किट तो भी समझो। करंट कहां से? बैटरी के पॉजिटिव से निकलता है कि नेगेटिव से निकलता है? बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकला। करंट जो निकला वो था I, ऊपर गया ऐसा I, इधर आया, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? देखो कहां, यहां तक करंट आया। जब तक करंट इस पॉइंट तक आएगा तब तक वो I रहेगा। समझ रहे हैं क्या? इसके बाद उसके पास 3 रास्ता है जाने के लिए। 3 में से कहां जाएगा? तीनों जगह पे जाएगा बराबर, क्योंकि अब जो करंट ऊपर जाएगा वो रहेगा I1, पहले ब्रांच का करंट, फर्स्ट ब्रांच, करंट थ्रू फर्स्ट ब्रांच। ये क्या रहेगा? I2। ये क्या रहेगा? समझा? बताया था ना, जो उधर कांस्टेंट वो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। करंट डिवाइड हो गया। उधर कौन डिवाइड हुआ था? अब वो इधर, हाँ। वोल्टेज मैंने कितना प्रोवाइड किया था? V। तो फर्स्ट ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज यहां पे अपीयर होगा, बोलो ये वोल्टेज कितना रहेगा? क्यों? वोल्टेज डिवाइड नहीं होएगा। कौन सा कॉम्बिनेशन है? इधर कौन डिवाइड होता है? करंट। वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। जो वोल्टेज मैंने प्रोवाइड किया था वही अपीयर होएगा इधर भी, और इधर बोलो यहाँ पे, इधर भी वही अपीयर होएगा ना। सब जगह पे वोल्टेज सेम अपीयर होने वाला है, V का ही वोल्टेज अपीयर होएगा। ये वो वोल्टेज तुमने प्रोवाइड किया था नीचे बैटरी से ना, समझा ना? समझ गया? और क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये ब्रांच, पहले ब्रांच से कौन सा करंट आया? I1। ऐसा नीचे आएगा ना, इधर नीचे आएगा ऐसा। सेकंड ब्रांच से कौन सा करंट आया? इधर आया I2। नीचे से कौन सा करंट आया? ये तीनों करंट मिल जाएंगे ना यहाँ पे, और फिर बोलो यहाँ से जो करंट जाएगा वो क्या रहेगा? I रहेगा, क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 ही तो I है। अरे ऊपर से I1 आया, इधर से I2 आया, तीनों मिलके गए ना। जब I 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है तो तीनों पार्ट को प्लस किया तो I मिलेगा ना। समझ में आ रहा है ना? ये तो सिंपल कॉमन सेंस है बराबर। तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है, तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि वो I करंट ही रहेगा। समझा ना? अब वो I करंट आएगा यहाँ से नीचे ऐसा, इधर जाएगा, बराबर ना? रिटर्न बैटरी के पास जहाँ से आया था करंट वो। समझ गया ना? चलो
तो सर्किट डायग्राम कंप्लीट। पहला पॉइंट खुद से बना सकते हैं। कौन डिवाइड हुआ? करंट। कौन कांस्टेंट है? वोल्टेज। वही ना, उधर याद है पॉइंट क्या था? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब कौन सा कॉम्बिनेशन? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड्स बट द वोल्टेज रिमेन्स। सिंपल पॉइंट है। अब इस केस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे आता है? इधर लार्जर आया, इधर स्मॉलर आएगा। वही एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आता है, मालूम ऐसा होता ही है। दिख रहा है इधर बड़ा था ना, अरे तुम्हारा टोटल आंसर बढ़ गया ना, देखो कितना प्लस किए। इधर कम हो जाता है, वो तुमको तब समझेगा जब मैं तुम्हारा डेरिवेशन कराएगा तो समझ में आ जाएगा क्यों कम होता है। समझा है क्या हो रहा है? सर्किट डायग्राम सबको समझा है? तो स्टार्ट करते थियरी से, मतलब एक्सप्लेनेशन लिखते ना। एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ गया? एक्सप्लेनेशन खुद बना भी दिया अभी तो तुम लोगों ने ना, एक्सप्लेनेशन बनाने आ गया तुमको। ठीक है चलो, तो हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। चलो बोलो क्या लिखने वाले तुम लोग यहाँ पे? खुद ही बताओ, मैं लिखता है खाली बोल। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना ये, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा पहले वोल्टेज जो कांस्टेंट वो बोल रहे क्या? ठीक है चलो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या रहता है? रिमेन्स कांस्टेंट। वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन कौन डिवाइड हो रहा है? बट द करंट डिवाइड्स। समझा ना सबको? और करंट कहाँ डिवाइड होता है? ब्रांच में डिवाइड होगा, हर एक ब्रांच में अलग अलग करंट जाएगा। समझा ना? सेकेंड पॉइंट याद है? जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा अब वो स्मॉलर रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंडिविजुअल। वही पॉइंट, खाली लार्जर के जगह पे स्मॉलर। बोलो पॉइंट बोलो। हाँ, द इफेक्ट, ये याद भी कर लो ऑन द स्पॉट यहीं पे। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज स्मॉलर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन किससे? देन द इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल बड़ा, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। समझाना? समझ गया? इसके बाद तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो सबसे इजी रहता है ना, किया था ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वैसे ही यार स्टार्ट कैसे करने का? शॉर्टकट है, जो डिवाइड होता है उसको पकड़ने का पहले और उससे स्टार्ट करेंगे। इधर भी वही होएगा। तो चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब बोलो कौन डिवाइड हो रहा है यहाँ पे? हाँ, तो तुम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? करंट से स्टार्ट करेंगे ना। अब तुमको इतना तो सिखा दिया कि खुद से करने आएगा ना थोड़ा बहुत चीज तो। हाँ, तो बताओ सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ना, कौन डिवाइड? सेंस, जैसे मैंने लिखा था वोल्टेज डिवाइड। सेंस, सेंस क्या हो रहा है? सेंस करंट डिवाइड्स, करंट डिवाइड हो रहा है। बोलो करंट डिवाइड मतलब जो टोटल करंट आई दिया वो कितने पार्ट में ब्रेक हो गया? I1 में ब्रेक हुआ, I2 में ब्रेक हुआ, I3 में ब्रेक हुआ। समझा? फिर क्या लगाया उसके बाद? सेकंड पॉइंट देखो, इधर भी ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, बहुत इजी है बराबर। चलो तो सेकंड पॉइंट बोलो क्या है? सेकंड पॉइंट फ्रॉम कौन सा लॉ? ओम का लॉ, मतलब ओम्स लॉ बराबर। क्या है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर। मैं उधर V इक्वल टू आई आर इसीलिए लिखा था क्योंकि मेरे को V के जगह पे लिखना था। अब यहां से मेरे पास V है क्या? तो जरा यहां से I का फॉर्मूला बनाओ। करेक्ट, I इज इक्वल टू V बाय आर। अब ये पुट करेंगे ना, जो चाहिए वो पुट करेंगे ना, कुछ भी थोड़ी पुट कर सकते हैं। I दिया है तो देखो V क्यों लिखा? क्योंकि V था इधर, अब मेरे पास I है तो मैं I लिखेगा। है तो ओम्स लॉ ही ना, है तो ओम्स लॉ है। आता है लॉजिक? सिखा दिया था। I के जगह टोटल करंट है तो टोटल वोल्टेज, तो टोटल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो मैं RS लिखूं कि RP लिखूं? याद है पहले RS लिखा था मैंने यहाँ पे, अब RP क्योंकि सीरीज था पैरेलल में तो RP लिखेंगे। चलो बोलो I के जगह पे क्या लिखूं? हाँ, टोटल वोल्टेज V जो मैंने प्रोवाइड किया था नीचे। हाँ, और अपॉन, अपॉन क्या आएगा बोलो? RP ना, V अपॉन RP। समझा? समझा? एक बताता हूं, आगे खुद से बताएंगे। देखो I1 को जरा देखो, I1 ढूंढो, ये I1 ना, तो I1 का आंसर रहेगा उधर का वोल्टेज अपॉन उधर का रेजिस्टेंस ना, बराबर ना। I1 का आंसर है, अरे
वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो I1 के टाइम पे वोल्टेज क्या लग रहा है V, और रेजिस्टेंस बोलो क्या आएगा V बाय R1। इसके टाइम पे क्या लग रहा है करेक्ट V बाय R2 प्लस V बाय R। याद है इधर कुछ तो फिर कॉमन लिया था क्या, वैसा इधर भी दिख रहा है तुमको V, करेक्ट V कॉमन है, V कॉमन ले लो, बोलो क्या बचा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। किसका आंसर था V अपॉन, क्या कुछ तुमको आजू बाजू सेम सेम दिखाई दे रहा है V, तो कैंसिल, जैसे I याद इधर कैंसिल हुआ था आजू बाजू, सेम V कैंसिल, बोलो बचा क्या 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन, ये 10th का फॉर्मूला है, ऐसे आया था ना वहां पे, समझा कैसे बनाया वो फॉर्मूला, समझा ना। तो ये हम लोग ने क्या निकाल दिया इफेक्टिव रेजिस्टेंस ना, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समझ गया सबको, बोलो समझा है ना, बराबर है। लेकिन एन का भी रहता है, एन भी रहता है, एन लगाए तो उसकी भी निकालते ना, चलो ये भी निकालते, बोलने आएगा ना तुमको, हाँ चलो बोलो थर्ड पॉइंट फॉर एन, क्या एन रेजिस्टर, कैसे इन पैरेलल, समझा ना, सीरीज थोड़ी रहेगा, बराबर ना, फॉर एन रेजिस्टेंस पैरेलल, तो R1 R2 R3 पे रुक जाएंगे क्या तुम लोग, किधर तक जाएंगे Rn, सही बोलो क्या बताओ 1 अपॉन RP का अभी आंसर क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन Rn, समझा ना, इजी एकदम, बराबर। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो गया और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो गया ना, इजी हुआ ना एकदम। चलो तो टोटल 5 डेरिवेशन कराने का, उसमें से 2 हो गया, समझो बराबर। अब आगे देखते हैं, समझा ना सबको कैसे किया है, चलो तो ध्यान दो अभी देखो, तो 8 हो गया ना, 8 सीरीज करा दिया, पैरेलल करा दिया ना, 2 कर दिए हम लोग ने। अब हम लोग करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक है। देखो ध्यान दो, तो 2 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो बहुत इजी भी है, लेकिन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान दो, बोलो क्या बताया मैंने, क्या क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है टेम्परेचर, क्या है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, बराबर ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट डबल एफ होता है ना ऑफ रेजिस्टेंस, ये बहुत इजी है। देखो थोड़ा थियरी भी है, लेकिन इसमें ध्यान दो, तो थियरी है, मैथमेटिक्स भी है। देखो पॉइंट बहुत इजी है, तुमको कल मैंने सिखाया था कि हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग रहता है, क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, करता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बराबर। तो देखो पॉइंट सुनो जरा, ध्यान दो, रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट है, कोई भी मटेरियल का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आगे सुनो, उसके बाद है द रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप फॉर द मेटालिक कंडक्टर इज क्वाइट लीनियर, लीनियर याद है, मतलब क्वाइट लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ रहेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मतलब क्या है, जितना तुम लोग एक्स में बढ़ाएंगे उतना वाई में बढ़ेगा, बराबर, एक्स में और बढ़ा दिया वाई में और बढ़ जाएगा, समझा, ऐसा लीनियर ग्राफ होता है किसका, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे मिलेगा तुमको, ऑलमोस्ट लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगा। 2 पॉइंट याद है क्या है, पहला पॉइंट के अंदर क्या बताया था, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड किस पे करता है, ऑन टेम्परेचर, ध्यान सुनना, पहला पॉइंट है द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट है ग्राफ कैसा था, लीनियर, क्वाइट लीनियर मिलेगा, राइट है, द रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप फॉर मेटालिक कंडक्टर, क्योंकि कल याद है, कल मैंने तुमको सेमीकंडक्टर बताया था, थोड़ा बहुत बताया था ना, एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन, डायोड, सब बताया था। हम लोग अभी क्या देखने वाले, सिर्फ मेटालिक कंडक्टर, बराबर। द रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप फॉर मेटालिक कंडक्टर इज क्वाइट लीनियर, याद रहेगा 2 पॉइंट। इसके आगे बहुत इजी वाला पॉइंट है, फिर कुछ कंसिडरेशन है, देखते हैं। चलो तो बोलो, मैंने तुमको 2 चीज क्या बताया, बताओ, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया,
द रेजिस्टेंस ऑफ द डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बराबर, पहला पॉइंट। सेकेंड, द रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप फॉर कौन सा कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, इज कैसा, इज क्वाइट लीनियर। बोलो, तुमको याद नहीं हुआ, जरा पहला पॉइंट फिर से बोलो, क्या बताओ। मटेरियल डिपेंड्स ऑन, रुक जाओ, बोलो क्या था, बताओ। द रेजिस्टेंस ना, किसका रेजिस्टेंस, ऑफ कोई भी मटेरियल, ऑफ एनी मटेरियल ना, ऑफ एनी मटेरियल किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर ना, बराबर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मालूम है ना। फिर क्या बताया, दोनों का ग्राफ, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर का रिलेशनशिप कैसा होता है, क्वाइट लीनियर, किसके लिए, मेटालिक करंट। बोलो क्या है, बताओ। द रेजिस्टेंस और दूसरा क्या, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर रिलेशनशिप ना, किसके लिए, फॉर मेटालिक कंडक्टर ना, फॉर मेटालिक कंडक्टर कैसा है, हाँ, टेक्स्ट बुक का ही पॉइंट है, कुछ नया नहीं है। फॉर मेटालिक कंडक्टर इज क्वाइट लीनियर। लीनियर का मतलब समझा ना, ऐसा ग्राफ रहेगा, समझा, समझा, एक्स में जो बढ़ाओ तो वाई में भी उतना ही बढ़ेगा ऑलमोस्ट, पर क्वाइट लीनियर, समझा, बोलो। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से पास हो, जस्ट लीनियर का मतलब बता रहा था तुमको। द रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप फॉर मेटालिक कंडक्टर इज क्वाइट लीनियर। चलो अब कुछ एजम्पशन करते हैं। हम लोग एक कंडक्टर एज्यूम किए हैं, बराबर, जो जिसका रेजिस्टेंस हमको दो अलग अलग टेम्परेचर पे देखने का है। सुन लो, एक बहुत इजी पॉइंट है, अगर इतना हार्ड नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इतना हार्ड है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कंडक्टर एज्यूम किया, मेटालिक कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस है आर नॉट, क्या रहेगा, आर नीचे जीरो, मतलब आर नॉट कब रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे, समझा क्या है। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कब है, अब और सुनो, उसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है आर टी, कितना है, कब रहेगा, T डिग्री सेल्सियस पे। आर नॉट मतलब आर जीरो कब है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो आर टी कब है, ये समझा क्या, ये हमारा पॉइंट नंबर 3। जरा ध्यान सुनो, ध्यान दो। कंसिडर अ मेटालिक कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर जीरो या फिर आर नॉट भी बोल सकते, कब, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड रेजिस्टेंस आर टी एट T डिग्री सेल्सियस। बहुत ईजी है, समझा। फिर से एक बार सुन लो, कंसिडर अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आर टी एट T डिग्री सेल्सियस, समझा। बोलो जरा, बोलो क्या है, कंसिडर किया हमने, कंसिडर क्या, कंसिडर मेटालिक कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं, मेटालिक कंडक्टर का क्या कंसिडर कर रहे हैं, ऑफ रेजिस्टेंस ना, कितना रेजिस्टेंस, आर नॉट कब, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड और एक चीज बताया था, आर टी एट, समझ में आ गया रहेगा तुमको ना, समझा नहीं चीज क्या है, मतलब कंडक्टर चेंज किया क्या मैंने, क्या चेंज किया, टेम्परेचर 0 से T पे आ गए हम लोग, 0 से T पे आया तो टेम्परेचर बढ़ाया कि कम किया, बढ़ाया रहेगा ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया 0 से T पे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ गया, पहले रेजिस्टेंस कितना था, आर नॉट, अब कितना है, आर टी, ऑब्वियस उससे ज्यादा ही रहेगा, समझा। तो किस में इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर में इंक्रीज किया इसीलिए, समझा। ये नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए बता रहा है, जरा ध्यान से समझो, समझा ना क्या बताया मैंने तुमको। चलो ठीक है, इधर देखो, तो पॉइंट सुना ऐसा है, पॉइंट है द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, हुआ क्या, रेजिस्टेंस में इंक्रीज हुआ, अरे रेजिस्टेंस बढ़ा था क्या, कितने से कितने पे आ गया था, आर 0 से, सुना, अब आंसर दो। अगर मैं बोलूं पहले था 5 ओम रेजिस्टेंस, बाद में हो गया 10 ओम, तो कितना बढ़ा, कैसे निकाला तुमने, वो 10 को ये 5 से माइनस कर दिया। अब जरा आंसर सुनो, पहले रेजिस्टेंस था आर नॉट, बाद में हो गया, बोलो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ज्यादा माइनस कम ना, क्या आर नॉट माइनस आर टी करेंगे, आर टी माइनस आर नॉट, द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मीन्स आर टी माइनस आर नॉट, समझा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस या फिर इनिशियल रेजिस्टेंस। ये मैं क्या बता रहा, जरा ध्यान से सुनो। देखो, जब पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया तो मालूम पड़ा कि ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है ना, ये ना इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अपने ओरिजिनल रेजिस्टेंस को, मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस कितना था, पहले कितना था, आर के आगे बोलो कुछ, आर नॉट था कि आर टी था,
पहले आर नॉट था, तो ये एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़ा है, समझा? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बड़ा हुआ रेजिस्टेंस ना। द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस या फिर ओरिजिनल रेजिस्टेंस, समझा? और एक चीज मालूम पड़ा वो टाइम पे, द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। खुद ही सोचो ना, ये क्यों बड़ा, बताओ रेजिस्टेंस क्यों बड़ा? क्योंकि हाँ, तो उससे भी डायरेक्ट। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर। बोलो ज्यादा टेम्परेचर कितना है? अरे टेम्परेचर पूछ रहा है, T है ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर कितना था? T माइनस जीरो पे डायरेक्टली, T माइनस जीरो मतलब क्या? T, समझा? ये चीज क्या है, इसी को स्टेटमेंट बनाएंगे, जरा ध्यान दो। द फोर्थ पॉइंट बता रहा है, ध्यान दो। द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस या फिर इनिशियल रेजिस्टेंस, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर राइज इन टेम्परेचर बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाना, टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर, समझा? फिर से जरा पॉइंट सुन लो, समझा क्या हुआ है? ध्यान दो। द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मतलब आर टी माइनस आर नॉट, राइट, इज डायरेक्टली, या फिर ऐसा लिखा है, इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट। अच्छा, ये इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट कब है? 0 डिग्री सेल्सियस पे ना, बराबर ना? और दूसरा उसमें लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना है? टी नॉट माइनस, सॉरी टी माइनस 0 ना, मतलब टी आएगा। अरे स्टेटमेंट में लिखने का जरा सुनो, क्या देखो, बहुत इजी तरीके से बता दो, सुनो। अब इसके बाद हम लोग लिखने वाले, इसके लिए ध्यान से देखना। क्या बोलते हैं इसको? अरे पूरा बोलो। हाँ, द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, बराबर, इज फाउंड टू बी, मतलब निकाला हम लोग ने, सॉल्व किया मैथमेटिकली या फिर ऐसा प्रैक्टिकली किया गया। द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, ये लिखना पड़ेगा पहला, फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। कौन है वो? आर नॉट। कब है? एट 0 डिग्री सेल्सियस, समझा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस, पहला। फिर सेकेंड पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन, क्या, सॉरी इंक्रीज नहीं, क्या बोलेंगे? राइज इन टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। क्या है वो? T माइनस 0 मतलब T है। एक लास्ट टाइम फिर लिखेंगे, जरा ध्यान दो, बोलो। द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, T माइनस 0 मतलब T। अब वो उधर टेम्परेचर बताने की जरूरत नहीं, समझा? क्योंकि वो इंक्रीज इन टेम्परेचर, समझा है ना? चलो, स्टेटमेंट याद है ना सबको? बोलो। द इंक्रीज, किसमें? इंक्रीज इन, हाँ, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मतलब क्या? क्या मैथमेटिकली मतलब क्या? अरे मैथमेटिकली इंक्रीज रेजिस्टेंस मतलब क्या? आर टी माइनस आर नॉट is found to be, याद is found to be पहला क्या? डायरेक्टली, याद है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको था? हाँ, इनिशियल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल, मतलब क्या? आर नॉट, कब? एट 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर ना? दूसरा और एक था, याद है? और एक था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, मतलब पहले आया था T माइनस 0 जो एक्चुअल में होता कितना है? T ना, समझा ना? अब इसको मैथमेटिक्स, समझा ना? थियरी क्या है? ये हमारा थियरी, देखो पूरा का पूरा प्रिपेयर करा दिया तुमको, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, बराबर। अब 5th पॉइंट तो मैथमेटिक्स करेंगे यहाँ से, 5th और 6th पॉइंट मैथमेटिक्स से। चालू करते हैं, बोलो क्या था, बताओ। इससे बनाओ जरा मैथमेटिक्स। द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड और एक था क्या? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नॉट, और कुछ तो, किसको? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, किसको? राइज इन टेम्परेचर, मतलब T माइनस 0 जो कितना होता है? T, मतलब इसको ही मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, बोलो क्या है? आर टी माइनस आर नॉट का आंसर कितना आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या दोनों का? अच्छा, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं लग रहा है, ये इसका LHS और इसका LHS सेम है, तो एक बार लिख दूं आर टी माइनस आर नॉट, क्या RHS सेम है?
तो दोनों लिखना पड़ेगा फिर। तो पहला क्या लिखूं, आर नॉट, फिर क्या लिख दूं, समझा, टी ना, टी। तुमको मालूम है जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है क्या क्या आता है, इक्वल टू और हाँ, तो आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू आया, और क्या आएगा, इस केस में कांस्टेंट है अल्फा, समझा, आर नॉट और टी, कंफ्यूज नहीं होने का, ये है कांस्टेंट और ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है वो, समझा, ये कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, समझा। कौन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब क्या, अल्फा, समझा। तो जरा निकालो यहां से अल्फा का वैल्यू, बताओ अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा, ये निकालना है, ये दोनों को हटाना पड़ेगा, ये इनटू में इधर गया तो आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी, समझा, बराबर है। तो ये मैंने जो निकाला है ये क्या है बताओ, ये क्या निकाला मैंने, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका भी डिफाइन एग्जाम में आता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का डिफाइन एग्जाम में आता है, क्या है, बहुत इजी, देखो जरा ध्यान दो, ये देखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेशो है, किसका रेशो है, रेशो में ऊपर कौन है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, और एक्चुअल में वो टी नहीं है, एक्चुअल में वो टी माइनस जीरो था, टी माइनस जीरो क्या बोलते हैं हम लोग, राइज इन टेम्परेचर। जरा ध्यान से सुनो, एक ही बार बोलेगा, जरा ध्यान सुनो, सुनो बोलो मत, खाली जस्ट सुनो। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस is defined as the ratio of increase in resistance per unit original resistance या फिर per unit initial resistance per degree rise in temperature, समझा क्या, अरे राइस डिग्री सेल्सियस में बोला, फिर से एक बार बोल देता हूं, सुनो। The temperature coefficient of resistance is defined as the ratio of increase in resistance per unit original resistance पर डिग्री राइस इन टेम्परेचर, बराबर ना, बोलो बोलो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइस इन टेम्परेचर, इजी तो है ना, पर यूनिट बोलने का फिर पर डिग्री बोलने का, एक बार वापस बोल दो जरा, बोलो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइस इन टेम्परेचर, इजी है ना, बोलो जरा, बोलो, मैं इधर लिख दूं, देयरफॉर 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 क्या है, देयरफॉर द टेम्परेचर ना, देयरफॉर द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, राइट है, स्पेलिंग नहीं ना, देयरफॉर ये लिखा, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया था, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ, ऊपर आएगा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, उसके बाद पर यूनिट, हाँ पर यूनिट इनिशियल ना, या तो ओरिजिनल बोला तो भी चलता है, इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री, हाँ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, समझा ना, बोलो समझा है, समझा किसका आंसर निकाला, अल्फा का आंसर निकाला है, बराबर। अब एक और बाकी हुआ नहीं खत्म, रुक जाओ, समझा ने पॉइंट क्या लिखा है, ये 6 पॉइंट इसको दे देते हैं हम लोग, 6 पॉइंट, समझा 6 पॉइंट क्या है, बराबर ना। अब हम लोग ना आरटी निकालते हैं, आरटी मालूम है क्या है, आरटी रेजिस्टेंस है, किसका है, कंडक्टर का, कब है, टी डिग्री सेल्सियस, बराबर, वो निकालते हैं, बहुत इजी निकाल देंगे, इतना कुछ हार्ड नहीं, इधर से निकालते हैं। पॉइंट नंबर 7, जगह नहीं है इधर, ऊपर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, चलो देखो, समझ में आ रहा है ना तुमको ये 9th वाला क्वेश्चन, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, लेवल बढ़ते जाएगा यहाँ पे, अभी तक तो ये 2 इजी था ना, अब लग रहा है ना थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, ऐसा डिफाइन याद रहेगा ना तुमको, ठीक है, चलो तो हम लोग 7th पॉइंट करते हैं। 7th पॉइंट में मैं निकालने जा रहा हूं आरटी, क्या निकालेंगे, आरटी निकालने के लिए मैं यही फॉर्मूला यूज करता है,
बराबर, बोलो सिंस मुझे क्या मालूम है, सिंस मुझे अल्फा का फॉर्मूला आता है, क्या है आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी, बराबर है। क्या चाहिए तुमको, आर टी चाहिए, तो ये आर नॉट टी जो डिवाइड में है ये चाहिए ना तुमको आर टी, तो ये हटाना पड़ेगा, ये डिवाइड में इधर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अल्फा आएगा आर नॉट आएगा टी आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा आर टी माइनस आर नॉट। तुमको क्या चाहिए, तो आर टी को यहाँ रखो, ये माइनस आर नॉट को इधर भेज दूँ, तो बोलो पहले से यहाँ पे कौन था अल्फा आर नॉट टी, और कौन आ गया प्लस में आर नॉट इज इक्वल टू आर टी। तुमको आर टी चाहिए ना, तो आर टी एलएचएस में होना चाहिए, घुमा दो ऐसी, तो बोलो आर टी का आंसर में ये आएगा, लेकिन यहां से कुछ तो कॉमन भी दिखाई दे रहा है मेरे को, आर नॉट कॉमन ले लिया तो क्या मिला अल्फा टी प्लस 1, समझा क्या। तो ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस ना, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर एट कितना डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस, समझा ना कैसा है। तो वो तुम लोग थोड़ा बहुत लिखो, ये मालूम है क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ना, उसका सॉरी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये किसका है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री सेल्सियस। मैं लिख देता हूँ वहाँ पे, हाँ बोलो ये क्या निकाला हम लोग ने, रेजिस्टेंस किसका, ऑफ कंडक्टर या फिर मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे तो भी चलेगा, एट T डिग्री से। और ये मालूम तुमको, ये तो मालूम है, तो थ्योरी में आया था ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, समझ गया ना। चल तो ये निकाल दिया है हम लोग ने, कितना पॉइंट हुआ, 4 5 6 पॉइंट हो गया, 7 पॉइंट हो गया, समझा नहीं क्या है। तो कितना 3 क्वेश्चन हो गया, 2 और बाकी है ना, 2 और बाकी है। तो एक थियरी है और एक पहले मैथमेटिक्स है, क्या करो पहले थियरी कराओ कि मैथमेटिक्स वाला कराओ, मैथमेटिक्स, चलो ठीक है तो मैथमेटिक्स कर लेते हैं। सेल का भी जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में देखा, अभी सेल को सीरीज पैरेलल में लगा के देखते हैं, बराबर है, चलो देखते हैं। तो सेल इन पैरेलल है, वो मैथमेटिकल कंटेंट है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सेल्स इन, कैसा लगाओ सेल को, पैरेलल ना, सीरीज तो थियरी में आएगा पूरा, सेल इन पैरेलल, समझा, सेल को पैरेलल में लगा देते हैं, ये भी पढ़ा रहेगा शायद 8 9th में कभी तो, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ाता है, बहुत है थोड़ा मैथमेटिक्स है इसमें, स्टार्टिंग से ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि इतना भी हार्ड नहीं है। करते स्टार्ट, चल तो सेल इन पैरेलल में सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम स्टार्ट करते हैं। सर्किट डायग्राम, सेल कैसे लगा दिया, चलो थोड़ा तुमको थोड़ा डिटेल में बताएगा, ये इतना इजी भी नहीं है, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो जब मैं सेल को पैरेलल में लगाएगा तो यहाँ पे एक सेल आ गया, तुम लोग ये बात मानते हैं क्या, हर एक बॉडी के पास अपना खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है, कल बताया था मैंने तुमको ना, रहता ना रेजिस्टेंस। तो ये पैरेलल हो गया, समझो मेरे को सेल को पैरेलल में ऐसे ही अरेंज करना है, ये पहला सेल इधर, ये दूसरा सेल, सेल का भी कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा ना, समझा ना, अरे हर एक बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, सेल का भी रहेगा। ये जो से देखो सेल का ना 2-3 चीज तुमको चलो क्लियर कर देता है अभी के अभी। देखो सेल बराबर, सेल सेल ना, हाँ सेल के अगर मैं यहां पे इधर इधर ये दिख रहा है, यहां पे और यहां पे वायर रख के देखूं तो जो भी मेरे को वोल्टेज मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे तो भी चलता है, बराबर। कब ये दिख रहा है यहाँ पे, इधर अगर रख के देखो तो मैं इधर 2 वायर, वो रेड वाला ब्लैक वाला याद है, बताया तुमको मल्टीमीटर का वायर, इधर और इधर लगा के रख के देखा तो तुमको जो भी वोल्टेज वो स्क्रीन पे दिखाई देगा वो क्या रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बराबर। लेकिन सेल जो है ना, सेल एक्चुअल में प्रोवाइड करने आया था वोल्टेज E, जिसको बोलते हैं EMF ऑफ सेल, बराबर। E क्या, E मतलब क्या रहता है, E मतलब EMF, बराबर, E मतलब EMF, समझा क्या हो रहा है यहाँ पे। सेल को जो वोल्टेज प्रोवाइड करने का था वो था E, कितना प्रोवाइड करने का था, लेकिन सेल के पास एक प्रॉब्लम है, सेल का खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो सेल को थोड़ा एनर्जी उधर डेसिपेट करना पड़ता है, सेल अपना थोड़ा एनर्जी वहां पे खर्चा कर देगा,
फिर जो बचा वो तुमको यहाँ पे मिलेगा। इधर दिख रहा है, अगर तुम लोग यहाँ पे वायर यहाँ पे रखे, ये समझो ये वायर निकाला यहाँ पे जो मुझे वोल्टेज मिलेगा ना, ये वोल्टेज, वो उसको बोलेंगे V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो रहेगा V। फर्क समझो E और V में क्या है, E ज़्यादा रहेगा कि V ज़्यादा रहेगा? E ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सेल एक्चुअल में E प्रोवाइड करने आया था, लेकिन प्रॉब्लम हो गया, उसके पास खुद का उसका क्या है, इंटर रेजिस्टेंस। E मतलब EMF, एनर्जी बराबर बहुत ज़्यादा, वो उसमें से थोड़ा एनर्जी वो यहाँ पे डिसिपेट करेगा, वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होता है बराबर ऐसा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। E टोटल वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज है बराबर, इसमें से थोड़ा वोल्टेज का, देखो वोल्टेज का ड्रॉप क्यों हो रहा है, जहां भी रेजिस्टेंस लगा रहता है वहां पे वोल्टेज का ड्रॉप होता ही है। दिख रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? जिधर मैंने R लिखा है देखो मैंने वहां पे V लिखा है, पर रेजिस्टेंस वोल्टेज का ड्रॉप करा देता है अपने अक्रॉस, समझा? तो स्मॉल r रेजिस्टेंस है, इंटर रेजिस्टेंस ना सेल का, वो अपने अक्रॉस क्या कराएगा, वोल्टेज का ड्रॉप, वोल्टेज कम करा देगा ना, वोल्टेज का ड्रॉप कराएगा। तो थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पे जाता है, कितना वोल्टेज जाएगा, यहाँ वोल्टेज निकालने आता है ना, वोल्टेज निकालने आता है ना तुमको। वोल्टेज कैसे निकालते हैं, कोई भी किधर का भी वोल्टेज निकालने का है तो वहां से जाने वाले करंट को मल्टीप्लाई करो उधर के रेजिस्टेंस से। समझो मैं बोलता हूं यहाँ से जाने वाला करंट है कुछ I, इधर से जाएगा ना करंट ऐसा, अरे बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलता है ना, नेगेटिव पे आता है बराबर। तो जाने वाला करंट बताओ क्या है, अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप निकालना है, समझो ये कैपिटल V ना, मुझे छोटा V निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ से जाने वाला करंट बोलो क्या है, I, उधर का रेजिस्टेंस क्या है, R। समझा क्या है? तो ये जो वोल्टेज मिल रहा है, ये जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज मालूम है, जो वोल्टेज बचा है अभी, कितना प्रोवाइड करना चाहिए था सेल को, E, लेकिन E में से थोड़ा वोल्टेज गया, किसने ले लिया, इंटर रेजिस्टेंस। कितना वोल्टेज लिया बताओ इंटर रेजिस्टेंस ने, I इंटू R। तो जो बचा रहेगा वो बता सकते हैं, देखो कितना वोल्टेज बचा है, V बोलते हैं, V इसको बोलेंगे एक्चुअल में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इतना वोल्टेज बचा, समझा? जो तुम लोग घर पे सेल यूज करते हैं, तुम लोगों को E मिलता है कि V मिलता है, V इधर लगाते हैं ना, यहाँ पे अंदर जाते हैं क्या सेल के अंदर, नहीं ना, समझा ना? हाँ, तो V ये वो वोल्टेज जो बच गया हमारे पास, सेल प्रोवाइड करने आया था E, लेकिन सेल ने थोड़ा वोल्टेज डिसिपेट कर दिया अपने इंटर रेजिस्टेंस के क्रॉस। सेल ने थोड़ा वोल्टेज कहाँ डिसिपेट किया, इधर ना, कितना वोल्टेज डिसिपेट किया, I इंटू R। ये लॉजिक जरा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा दिया मैंने तुमको, समझा क्या है फर्क समझो। E क्या है, E को बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फुल फॉर्म है उसका बराबर। V है TPD जिसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर। I क्या है, और अरे स्मॉल r आएगा ना इधर बराबर ना, इंटर रेजिस्टेंस इधर ड्रॉप किया था ना, समझा? ये क्या है फर्क, समझा? E और V में क्या फर्क है, E EMF होता है जो ज्यादा होता है, V क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो E से ज्यादा रहेगी कम रहेगा, कम। देखो ना E में से माइनस के तभी मिल रहा है ना, समझ में आ रहा है चीज, ये इधर लगेगा हमको। अब तुमको समझा क्या, एक्चुअल मैंने यहाँ पे एक सेल लगाया है, समझा? एक सेल है इधर, सेल जो प्रोवाइड करने आएगा वो रहेगा EMF की E रहे कि V रहेगा, E, लेकिन मैं इसको लिखता हूं E1, बोलो क्यों, दो लगाया है, तो ये क्या लिखो बताओ इसको, समझ? मैथमेटिक्स समझ में आता है अभी तुमको बराबर, E1 E2। जैसे E का इंटरनल रेजिस्टेंस था स्मॉल r, तो E1 का इंटर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, स्मॉल r1 बराबर ना, इसका इंटर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, समझा? वो इंटर रेजिस्टेंस मतलब क्या, सेल जो भी चीज से सेल को भी फोड़ेंगे ना ऐसा, तो अंदर ब्लैक ब्लैक मिलेगा तुमको बराबर, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बराबर। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये R का डिफाइन है इंटर रेजिस्टेंस का, जो भी सेल जिससे बना है, सेल किससे बनता है, इलेक्ट्रोलाइट से, तो इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको बोलते हैं इंटर रेजिस्टेंस। बता रहा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखो बराबर। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे बराबर, ये एक सेल है ना एक्चुअल में, ये भी एक सेल है बराबर है। चलो, तो दोनों का मिलके मुझे यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा ना, अरे पहले एक ही था तो एक ही मिल रहा था, अब मिलके पोटेंशियल मिलेगा बराबर। तो मैं इधर नाम देता हूँ VB1, जरा चेक करो तुम्हारे टेक्स्ट में क्या दिया नाम, VB1 VB2 ऐसा नाम दिया है बराबर ना, VB1 VB2, समझा? ये चलो और थोड़ा बहुत बता देता, इधर देखो ये कैपिटल V दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको, नाम बताओ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये इधर प्लस V रहता है, एक जगह पे माइनस, एक जगह प्लस V रहेगा, जगह माइनस V रहेगा, इसके लिए उसको बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस।
पूरा अक्षर बताने जाए तो इधर ए नाम देना चाहिए या फिर ए बी ले दो, ऐसा कुछ बराबर, ये वी ए ऐसा कुछ अलग अलग रहेगा, समझा, दो अलग अलग रहेगा, समझा। नेचर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को माइनस करेंगे तो मिलेगा तुमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, ऐसा है। तो VB1 VB2 में से एक नेगेटिव है, याद रखो, हाँ, एक नेगेटिव वहाँ पे रहेगा, ऐसा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है डायग्राम में, क्या क्या हुआ है, समझा है डायग्राम में क्या क्या हुआ। चलो अब जरा मेरे को करंट बताओ, यहाँ से करंट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ना। पहले बैटरी से करंट निकलेगा, ऐसा निकलेगा क्या, ऐसे जाएगा जैसा बना है वैसे ही ना। E1 से करंट निकल रहा है तो क्या नाम दूं, I1 दूं, चलेगा। I1 करंट निकला। E2 से भी करंट निकला, क्या, I2, दोनों मिलके जाके I बन जाएंगे, यहाँ पे दोनों मिलेंगे यहाँ पे आके ना, यहाँ पे ऐसा, तो ये करंट क्या बन जाएंगे, इधर से आए गया तो रिटर्न यहाँ पे, अगर सर्किट कंप्लीट रहता तो इधर आता था ना आए, बराबर ना। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, समझा डायग्राम। क्या कर रहे बोलो, क्या टॉपिक है हमारा, सेल इन पैरेलल, सेल को पैरेलल में देख रहे हैं, सेल पैरेलल में कनेक्ट किया तो कैसे होता है, बराबर, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स चालू होता है, बराबर, अब हमारा मैथमेटिक्स चालू होता है। मैंने तुमको बताया दोनों में से एक, क्या बताओ, दोनों में से एक नेगेटिव है, बराबर है, दोनों में से एक नेगेटिव होता है ना, बताया, तभी तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। अच्छा चालू करो मैथमेटिकल डेरिवेशन, देखो ध्यान से एकदम अच्छे से। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ थियरी है, थोड़ा सा थियरी एक्सप्लेनेशन चलो बता देता हूँ, फिर उसके बाद चालू करते हैं। एक्सप्लेनेशन भी लगता है ना, देखो लगता है एक्सप्लेनेशन। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, सुनो, बहुत ईजी है। एक्सप्लेनेशन ये है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, नहीं कौन सा, सेल इन पैरेलल पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसे कनेक्ट किया है, सेल को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा है, दूसरा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों को मिला के एक जगह पे कनेक्ट करने का। समझ में आ रहा है, सेल को पैरेलल कैसे कनेक्ट करेंगे, दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक वायर को कनेक्ट करो, दोनों सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे वायर को कनेक्ट करो, कॉमन वायर को, समझा, तो आएगा तुम्हारा सेल किस में, पैरेलल में। यही पॉइंट है, पहला पॉइंट जरा ध्यान से सुनो। द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, दिख रहा है, पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट कर दिया। ऑल क्यों बोल रहे हैं, जरूरी थोड़ी दो सेल रहेगा, तीन भी हो सकता है, तो जितना भी सेल रहेगा सबका पॉजिटिव टर्मिनल कैसे कनेक्ट करेंगे, टुगेदर, और सबका नेगेटिव टर्मिनल भी टुगेदर, समझा ना, ऐसा पॉइंट है, ध्यान से सुनो। In parallel combination, positive terminal of all cells are connected together and negative terminal of all cells are connected together. समझा? In parallel combination, positive terminal of all the cells are connected together and negative terminal of all the cells are connected. Simple point है. बोलो, बोलो क्या है बताओ? In कौन सा combination? Parallel ना? In parallel combination क्या होता है? हाँ, positive टर्मिनल समझ आता ना भाई, ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल किसका, ऑफ ऑल, दिख रहा दो है लेकिन तीन भी तो हो सकता है, ऑफ ऑल सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, आर कनेक्टेड टुगेदर, और उसके आगे बताओ, एंड दूसरा भी तो नेगेटिव भी कनेक्ट करना पड़ेगा साथ में, एंड नेगेटिव टर्मिनल किसका, of all cells are connected together. समझ में आ गया ना? एक और पॉइंट, दो ही पॉइंट है बस, ज़्यादा नहीं है, समझा? चलो सेकंड पॉइंट थोड़ा इजी लग रहा है सबको। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि कैसे बनाया हमने सेल इन पैरेलल। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत इजी है। द टोटल करंट इज इक्वल टू, जो टोटल करंट तुमको मिला दिख रहा है आई, ये कैसे मिला, I1 और I2 को प्लस किया माइनस किया, क्या किया, प्लस किया, मतलब सम किया, सम किया, ध्यान से सुनो। द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट गिवन बाय ईच सेल। इंडिविजुअल सेल ने जो करंट दिया उसको प्लस करो, तुमको कौन सा करंट मिल जाएगा, टोटल करंट, बराबर। द टोटल करंट इज द, लिख देता हूं मैं, आई का बोलो आंसर क्या रहेगा, आई का आंसर क्या रहेगा, हाँ आई का आंसर रहेगा I1 प्लस, बराबर ना। द टोटल करंट बराबर इज इक्वल टू सम ऑफ द कौन सा करंट, द टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट गिवन बाय ईच सेल, दोनों सेल ना, धीरे समझ में आ रहा है पॉइंट, नींद में जागे ना, बोलो एक बार फिर से बोलो क्या बताया मैंने। द टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट गिवन बाय ईच सेल, बोलो बोलो बोलो,
द टोटल करंट ना, टोटल, ये सब याद कर चलो, द टोटल करंट इज इक्वल ना, इज इक्वल टू किससे इक्वल है? सम ऑफ कौन सा करंट? इंडिविजुअल करंट ना, सम ऑफ इंडिविजुअल करंट गिवन बाय कौन सा सेल? हाँ, दोनों सेल देना चाहिए, ईच सेल, समझा? अब मैथमेटिक्स चालू होता है यहाँ से, अब यहाँ से मैथमेटिक्स चालू होएगा और हम लोग चालू, ये समझ में आया सबको? टीपीडी ये सब समझा ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, याद रहेगा? याद रहेगा ना? वी का फॉर्मूला याद है? वी का फॉर्मूला क्या बनाया था मैंने? ई माइनस आई आर ना, बराबर ना? ई बड़ा रहता है, वी छोटा रहता है ना हमेशा। चलो, एक्सप्लेनेशन भी हो गया, अब हम लोग क्या चालू करते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डेंजर है, ध्यान देना स्टार्टिंग से एकदम, तो इतना इजी नहीं है, पहले से ही इजी नहीं है, ये सबसे हार्ड वाला डेरिवेशन है आज का, तो एकदम स्टार्टिंग से एकदम अटेंटिव रहो। देखो, तो मुझे जो टोटल, वो देखो, ये बात मानते हैं क्या कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुझे टोटल वोल्टेज मिलता रहेगा? कुछ तो टोटल वोल्टेज मिलेगा ना यहाँ पे तुमको, राइट? जैसे वहां मिला था मेरे को सेल के नीचे टीपीडी, हाँ, कुछ तो मुझे टोटल वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा ना, फर्स्ट पॉइंट, बराबर? फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट किस पे बेस्ड है? टीपीडी ना, टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज निकालेंगे। टोटल वोल्टेज जो रहेगा, या फिर इसको बोल सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल क्या? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, कैसे डिनोट करूँ उसको? वी से, वी रहेगा, बराबर है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल का पोटेंशियल का डिफरेंस करो। टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है? एक टर्मिनल, ये टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है? VB1, इस ये टर्मिनल का पोटेंशियल और दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है? VB2। टर्मिनल पोटेंशियल क्या है? डिफरेंस, तो माइनस कर दो, डिफरेंस मतलब माइनस होता है, मालूम है सबको? हाँ, तो V का आंसर बोलो हमारे पास क्या है? VB1 माइनस VB2, समझा? चलो, एक एक सेल के लिए करेंगे, हाँ, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। V का फॉर्मूला याद है क्या? तो जो मैंने लिखा था अभी, क्या था? E माइनस आई आर। ई है क्या डायग्राम में? E1 है और E2 है, E थोड़ी है। R है क्या? R1 और R2, उसके साथ फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा तुमको। चलो मैं बोलता हूँ, सेल बताता हूँ, क्लियर बताएगा तुमको, समझ में आ गया क्लियर? सेकंड पॉइंट, फॉर फर्स्ट सेल ना, फर्स्ट सेल के लिए हम लोग कर रहे हैं काम, चलेगा? और साथ में एक काम करते हैं, दोनों सेल के लिए करते हैं, सेकंड सेल भी कर लेते हैं, फॉर सेकंड सेल, चलेगा ना? दोनों सेल के लिए फॉर्मूला बताने आएगा। चलो बताओ, पहले सेल के लिए V का फॉर्मूला क्या रहेगा? E1 माइनस I1 R1, भूल गए? याद है ना? इसके लिए बोलो क्या रहेगा? E2 माइनस I2 R2, बराबर है? R2 ना, सेकेंड रेजिस्टेंस है, बता? चलो तो बताओ क्या बोलेंगे तुम लोग? ये दिख रहा है, V की जगह पे पुट करेंगे ना? अच्छा चलो बताओ, पहले V बताओ, इसकी फर्स्ट सेल के लिए V बताओ। E1 माइनस I1 R1, इधर बताओ सेकेंड सेल के लिए E2 माइनस I2 R2, V के जगह पे पुट करेंगे। यही चीज दोनों जगह पे सॉल्व करेंगे, लेकिन एक फर्स्ट सेल के लिए और एक सेकंड सेल के लिए। चलो फर्स्ट सेल के लिए इसको घुमाओ, पहले घुमा दो, क्या आएगा बोलो? VB1 माइनस VB2 इक्वल टू V आएगा, इक्वल टू V आएगा ना? हाँ, V के जगह पे V का वैल्यू डालो, बोलो क्या आएगा? VB1 माइनस VB2 इज इक्वल टू V का वैल्यू E1 माइनस I1 R1, इधर भी सेम वही काम करेंगे। VB1 माइनस VB2 का आंसर V था, बराबर है? V के जगह पे V का वैल्यू पुट करेंगे, बोलो VB1 माइनस VB2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, समझा? समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब यहाँ से कुछ वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ से पहले वाले केस से मैं I1 का वैल्यू निकालेगा, किसका वैल्यू निकालेगा? सेकंड वाले केस से मैं I2 का वैल्यू निकाले, निकालते हैं I1 का वैल्यू। I1 का वैल्यू निकालने के लिए ये अलग होना चाहिए, ये माइनस में, इसको ये साइड लेके आ जाऊँ प्लस में, और ये अक्खा पार्ट उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम ये इधर भी तो इसको भी तो भेजना पड़ेगा, I2 इधर। काम क्या है, ये वाला पार्ट दिख रहा है माइनस I1 R1 यहाँ आ गया, बोलो क्या बन गया? प्लस में I1 R1, इधर पहले से E1 था, ये पार्ट वहाँ चले गया, माइनस ऑफ VB1 माइनस VB2, समझा क्या? समझ में आ रहा है? क्या और इजी करूँ?
इजी है शायद, ये इजी है ना। इधर भी करो, I2 R2 ना स्मॉल, I2 R2 A2 माइनस VB1 माइनस VB2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? याद करो VB1 माइनस VB2 कौन है? तो V लिख देते, इतना बड़ा क्यों लिखते चल रहा है बरा? तो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V। याद है क्या? भूल गए क्या निकालने वाले थे? I1 I2, I1 निकालने के लिए R1 हटाना पड़ेगा, R1 इंटू में वहाँ गया तो बोलो I1 का आंसर जल्दी जल्दी, E1 माइनस V अपॉन R1। उधर बताओ, I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। समझा? हुआ नहीं? अब बहुत बाकी है, तो जस्ट चालू किया। समझा कैसे क्या किया है? अरे बहुत इजी तो है। क्या किया? पहले V निकाला, फिर V का फॉर्मूला लगाया, वो अपना TPD के हिसाब से बराबर, और वैल्यू पुट किया, V का वैल्यू पुट करके, और लास्ट में रिटर्न भी पुट कर दिया, V का वैल्यू उल्टा भी कर दिया बराबर, और I1 I2 निकाल के रख दिया। याद देखो, पहला स्टेप में V निकालने का, सेकंड स्टेप में I1 I2 निकाल के रख दो। समझा? अब मैं टोटल करंट निकालेगा, टोटल करंट बराबर ना, पैरेलल है ना, पैरेलल किधर गया? पैरेलल में कौन डिवाइड होता है? तो करंट से चालू, जो डिवाइड होता है उससे चालू करते हैं ना, बराबर ना। क्या लिखने का था? I इक्वल टू क्या लिखते बताओ? I इक्वल टू क्या लिखेगा? मेरे पास I1 I2 नहीं था ना। अरे अगर मैं यहाँ पे चालू करता, मेरे पास I1 I2 नहीं रहता, लेकिन अब देखो मेरे पास I1 और I2 अब पुट कर सकता है ना, मैं इसके लिए मैं निकाला I1 I2। समझा? नहीं तो स्टार्ट वहीं से करते थे। बोलो थर्ड स्टेप क्या? थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे? सिंस I जो रहेगा वो क्या होना चाहिए? I1 प्लस ऐसा होना चाहिए। देखो बड़ा है, ध्यान देना एकदम, अभी बाकी है। समझो अभी और जितना मैंने किया इतना और बाकी है बराबर, तो एकदम स्टार्टिंग से ध्यान देके चलो। समझ में आ रहा है क्या है? अल्टीमेटली मेरे को पहुंचना है इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। मतलब टोटल EMF क्या आएगा वो निकालने का है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो भी निकालने का है। लास्ट में वहां पे पहुंचेंगे। चलो देखते हैं, जैसे इधर निकाला टोटल रेजिस्टेंस, वैसे उधर भी निकालेंगे। I1 का वैल्यू पुट करो, I इज इक्वल टू, बोलो जरा I1 का वैल्यू बताओ जरा, I1 का वैल्यू क्या है? क्या बोला? I1 का वैल्यू ना E1 माइन, एक काम करते क्या, वो R1 दोनों को दे दूं मैं ऐसा, दो बोलो क्या आएगा बताओ? E1 बाय माइनस V बाय प्लस I2 के लिए सेम वही काम करो, E2 बाय R2 माइनस V बाय, ठीक है बराबर ना। अब हम लोग क्या करते हैं, E1 और जो E2 है ना, E1 E2 उसको मैं साथ में लिख देता, E1 E2 को साथ में लिख देते हैं। ये दिख रहा है E1 E2, और V को साथ में लिखते हैं। बोलो तो बोलो I का आंसर बोलो क्या आएगा? I विल बी इक्वल टू, I लिख रहे हैं ना हम लोग, I निकालने जा रहे हैं। बोलो I का आंसर, ये दोनों को साथ में लो, E1 बाय R1, साइन देखो जरा E2 का प्लस में ना, प्लस में क्या आएगा? E2 बाय R2। जरा वो V पे ध्यान दो, ये तुम लोगों ने E को साथ में ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ो आगे। दोनों माइनस है, चलो माइनस लिख देते। अच्छा माइनस कॉमन ले लो क्या उधर से? चलेगा, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया। बोलो बचा क्या अंदर? V बाय R1 प्लस, समझा क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है बोलो? कॉमन लिया है माइनस साइन ना, इसके लिए आ रहा है बराबर। अब क्या करूं? पहला ब्रैकेट में क्या करूं बताओ? फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बोलो I इक्वल टू क्या आएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सिखा रहेगा तुमने बचपन में। इधर कुछ कॉमन आ सकता है क्या? तो अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन, मतलब इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो करते हैं ना फिर। I इज इक्वल टू बोलो क्या है? E1 प्लस E2 R1 अपॉन R2 बराबर ना, माइनस V इंटू बोलो, तो R1 प्लस R2 लिखो तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलेगा ना, अपॉन R1 R2। समझा? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब ना रिटर्न उधर ही जाएंगे जहां चालू किए थे। याद है V का फॉर्मूला क्या था? E माइनस I R। V इक्वल टू होता है ना,
तो तुमको v इक्वल टू बनाना पड़ेगा। v इक्वल टू बनाने के लिए ये मेरे को अलग चाहिए ना, तो इसको मैं इधर लेके आ जाऊं, प्लस जाएगा और i को उधर भेज देते माइनस में, समझा, उधर जाने का v पे पहुंचने का है। तो बोलो इधर आ गया, बोलो v इंटू r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2 इज इक्वल टू e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 r2 माइनस आई, भूल गए तुम लोग, भूल गए, मैं तो लिखने वाला था। ये आई इधर लिखे ना, इधर जाएगा ना, मालूम है ना। अब क्या करूं, तुमको क्या निकालने का था, v अलग चाहिए था, तो ये हटाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना, मतलब ये नीचे आएगा, द होल के नीचे आएगा, तो वो दोनों के पास जाएगा, मानते नहीं बात, डायरेक्ट दोनों के पास भेज दो। बोलो v इक्वल टू क्या आएगा, e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन क्या था r1 r, द होल अपॉन ये नीचे आएगा, बोलो r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2 कैंसिल होएगा ना, होएगा। ऐसा उधर भी कर सकते हो, माइनस i के नीचे भी आएगा, i के नीचे आ जाएगा ना ऐसा, r1 प्लस r2 अपॉन r1, इधर नहीं होगा कैंसिल, चलेगा ना, हर बार थोड़ी कैंसिल होते बैठेगा, बराबर। तो ये यहाँ से r1 प्लस r1 r2 कैंसिल, बराबर। बोलो बचा क्या, v इज इक्वल टू e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन एक मिनट, r1 प्लस r2 क्या r2 प्लस r1 लिख सकते हैं, मैं खाली ये मैच कराने का कोशिश कर रहा है, बस याद रखना इजी रहेगा। e2 r1 प्लस e1 r2 अपॉन r2 प्लस 1, इसमें मेरे को लगता है इसे इजी ये रहेगा, उल्टा करके तो ऊपर वाले को उल्टा के ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। करो ये जरा बताओ, हाँ थोड़ा शायद गलत बोल दिया मैंने, इसको ऊपर लेके आओ, i इंटू बोलो क्या आएगा r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, जरा ये ऊपर घुमाओ, जरा ज़्यादा इजी लगेगा। क्या ये इजी तुमको लग रहा है, ये इजी है, चलेगा। देखो इसका एक शॉर्टकट है, बताता हूँ मैं। अब जरा इसको कंपेयर करो, जो हम लोगों ने पहले निकाला था, याद है हम लोग क्या निकाले थे पहले, हाँ कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे बताओ, v इज इक्वल टू e माइनस आई इंटू स्मॉल r ना, बराबर। अब ये स्मॉल r तुम्हारे लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट मतलब rp बोल सकते हो तुम लोग उसको, बराबर। और ये जो E रहेगा वो मैं EQ लिखता है, EQ मतलब इक्विवेलेंट, बराबर, मतलब दोनों का मिला के कितना आता है। तो जरा देखो और मुझे बताओ कि EQ के जगह पे कौन है, ऊपर के हिसाब देख के बताओ, हाँ मतलब EQ का आंसर बोल रहे तुम लोग, कितना है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R2 प्लस R1, समझा। सेम वैसे मुझे देख के बताओ ये REQ के जगह पे ऊपर कौन है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, समझा कैसे निकाला है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पे, ये हम लोग ने समझा कैसे किया है। तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल दिया, इक्विवेलेंट EMF भी निकाल दिया। वैसे ये डायरेक्ट भी आ सकता था, बताता हूँ कैसे। देखो पैरेलल सॉल्व करने आता है, पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल सिखाना तुमको, बराबर। चलो यहाँ से मैं अगर मैं पैरेलल रेजिस्टेंस निकालता, देखते हैं कितना आता है, नहीं कंफ्यूज नहीं, वो डायरेक्ट आंसर इधर आएगा भाई, इतना सब कुछ नहीं करने वाला। बोलो 1 अपॉन RP ना, RP लिखते ना ऐसा, लेकिन मैंने मेरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RP नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है उसको REQ। ध्यान दे रहे ना सब लोग यहाँ पे, तो REQ फॉर्मूले के हिसाब से क्या आना चाहिए, 1 के नीचे पहला रेजिस्टेंस कितने का है R1 प्लस 1 के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस कितने का है R2, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, मतलब R1 प्लस R2 चलेगा अपॉन, ये किसका आंसर है 1 अपॉन REQ, लेकिन तुमको REQ चाहिए, उल्टा करो, REQ का आंसर क्या आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जरा चेक करो मैच हो रहा है क्या, मैच हो रहा है ना, ये ठीक है, ये ठीक है, दूसरा नहीं आएगा ना, ये तो ऐसे, ये नहीं, ये शॉर्टकट से नहीं आएगा, लेकिन उसका भी मैंने एक शॉर्टकट बनाया, जरा ध्यान दो, ये देखो देखो ये देखो, इक्विवेलेंट EMF का एक शॉर्टकट है, क्रॉस याद रखने का, क्रॉस, ये देखो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, वही है ना, देखो बराबर ना। याद रखने के लिए लास्ट का आंसर याद रखने का शॉर्टकट है, देखो क्रॉस
E2R2 ना, सॉरी E1R2 प्लस E2R1 और ये दोनों को प्लस कर देने का नीचे, समझा ना। तो वो शॉर्टकट है याद रखने के लिए, आंसर याद रखने, समझना कैसे किया है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सेल्स इन पैरेलल, बराबर पैरेलल में आ गया ये सेल, समझना कैसे किया है। थोड़ा बड़ा है लेकिन छोटा छोटा चीज़ अभी अच्छा नहीं लगता है, अब सब बड़ा बड़ा ही करने का अपने को। अब हो गया ना, अभी ऑलमोस्ट 11 तुम्हारा समझो कंप्लीट होने ही आ गया है। अब हम लोग 12th में एंटर कर रहे हैं, तो आना चाहिए तुमको, बड़ा बड़ा चीज़ भी सॉल्व करने आना चाहिए। समझ गया ना कैसे किया सॉल्व। चलो अब एक चीज़ बच गया है सिर्फ, वो है सेल्स इन सीरीज, जो एकदम थियरी है, वह थियरी पार्ट है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो एकदम थियरी है। चलो देखते हैं सेल्स इन सीरीज क्या है, वो भी कर लेते हैं, हो जाएगा। कितना क्वेश्चन कर दिया हम लोगों ने, 10 हो गया ना। 11th क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन सीरीज करते हैं। सीरीज में सेल का कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या होता है ना। सेल्स इन सीरीज, जरा ध्यान दो, इधर देखो, सेल को सीरीज में लगाया, पैरेलल में कैसे लगाया था याद है क्या, हर एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया था टुगेदर, हर एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया था टुगेदर। अभी ऐसा नहीं है, अभी बैक टू बैक कनेक्शन करेंगे, एक सेल का पॉजिटिव कनेक्ट होएगा दूसरे सेल के नेगेटिव से, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बता दो कैसे, डायग्राम मालूम पड़ जाएगा। चलो तो देखते हैं सबसे पहले डायग्राम, सर्किट डायग्राम, इतना ही जगह लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। सर्किट डायग्राम देखो, अगर मुझे सेल्स इन सीरीज बनाना है तो मैं सेल्स इन सीरीज कैसे बनाएगा, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। देखो ये दिख रहा है जो मैंने बनाया है, यही है सेल्स इन सीरीज, बराबर है। सीरीज में है सेल, देखो चेक करो, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव कनेक्टेड है ना, सेल का पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड, बराबर। और ये पॉजिटिव अगर कनेक्ट रहता तो ये नेगेटिव से कनेक्ट रहता था, बराबर ना। ये है ना सेल्स इन सीरीज, बराबर है कि नहीं। हाँ, तो थोड़ा बहुत थियरी है, पढ़ के सुनाता है, बहुत इजी है। इसमें बनाया कैसे मैंने, हर एक सेल का पॉजिटिव को दूसरे सेल के, तो बन गया सेल इन सीरीज। इधर उल्टा था, हर एक सेल का पॉजिटिव साथ में था और हर एक सेल का नेगेटिव साथ में, इधर ऐसा नहीं है, इधर सेल का पॉजिटिव नेगेटिव में कनेक्ट रहता है, बराबर। ऐसा कब यूज करेंगे उसका रीजन है, इसके पास खुद का अपना वोल्टेज रहेगा V1, इसके पास अपना खुद का वोल्टेज रहेगा V2, V3, तो टोटल वोल्टेज कितना आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। जब तुमको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो कैसा कनेक्ट करने का सेल को, सीरीज में। जब तुमको कम वोल्टेज चाहिए, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो पैरेलल में लगाना पड़ता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है ना, पढ़ाया तुमको यहाँ पे, V सेम था। चलो पॉइंट सुनो, बहुत इजी पॉइंट सुनो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स आर कनेक्टेड इन सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ, एक ही इलेक्ट्रिकल पाथ में, ये देखो एक ही रास्ते में ना, बराबर। इन सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। इजी है ना पॉइंट। In series combination of cells, बराबर, all the cells are connected in single electrical path, बराबर, such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of next cell। बड़ा हो गया, बोलो फिर। In series combination of cells, बराबर, या फिर इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स आर कनेक्टेड इन सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। इजी तो है, जल्दी जल्दी बताओ, एक एक पॉइंट करते हैं। एक्सप्लेनेशन है ये, एक मिनट रुक तो जाओ जरा, बराबर है, लिखते फटाफट, तो बोलो जल्दी जल्दी क्या है। इन कौन सा कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेल्स आर कनेक्टेड ना, सेल्स आर कनेक्टेड इन सिंगल क्या, इलेक्ट्रिकल पाथ। ध्यान दो इधर, हंसो मत, सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ, बराबर है। इसके अच्छा आगे भी जाना कुछ तो, हाँ, सच दैट क्या होता है, हाँ, सच दैट द पॉजिटिव, मैं ऐसा लिख रहा हूं, तुम लोग ऐसा नहीं लिखना चाहिए, सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल किसका, ऑफ वन सेल, कोई भी एक सेल, वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ना, नेगेटिव टर्मिनल किसका, ऑफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, बराबर, टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, बराबर है। इजी है ना, तो पॉइंट इजी था, 3-4 पॉइंट है, फटाफट कंप्लीट कर देते जल्दी जल्दी, बराबर। फर्स्ट पॉइंट तो हो ही गया, आगे पॉइंट तो इजी, यही बड़ा था पॉइंट। आगे सुनो, समझ में आया ना सबको। सेकंड पॉइंट,
द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी और सेल इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इन सीरीज। ये तो राइट है। जो टोटल वोल्टेज रहेगा, जो टोटल वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, वो हर एक इंडिविजुअल वोल्टेज का क्या रहेगा, प्लस की माइनस सम रहेगा ना। यही तो पॉइंट है बराबर। द टोटल वोल्टेज या फिर इफेक्टिव वोल्टेज बोल सकते हैं बराबर। द टोटल वोल्टेज विल बी सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज ऑफ ऑल द सेल्स। अपने मन से बनाओ ना, मतलब थोड़ी चेंज हो रहा है, चलेगा ना। जो टोटल वोल्टेज V मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा टोटल वोल्टेज V। द टोटल वोल्टेज V जो रहेगा वो क्या रहेगा बताओ, सम ऑफ द इंडिविजुअल क्या, इंडिविजुअल वोल्टेज ऑफ ऑल द सेल्स ना। फिर से एक बार सुन लो, द टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज ऑफ ऑल द सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट किया ना, बोलो जरा बताओ, बोलो क्या, द कौन सा वोल्टेज, द टोटल वोल्टेज ना, टोटल वोल्टेज इज द सम ऑफ किसका, ऑल द इंडिविजुअल, ऑल द इंडिविजुअल वोल्टेज ऑफ सेल्स ना, कनेक्टेड इन सीरीज। करेक्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आया ना सेकंड पॉइंट, इजी से पॉइंट से हार्ड नहीं है। नेक्स्ट सुनो, ध्यान दो, थर्ड पॉइंट ऐसा है, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ एन सेल्स इन सीरीज इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल ईएमएफ। ये तो टोटल वोल्टेज हुआ। अगर मुझे ई चाहिए, ई समझ में आता है, ध्यान दे रहे सब लोग, इधर इधर ध्यान दो, इधर। अगर तुमको ई चाहिए, ई मतलब क्या होता है, ईएमएफ। अगर तुमको टोटल ईएमएफ चाहिए तो E1 को E2 को E3 से प्लस करना पड़ेगा। अगर N से लगाया तो En तक प्लस करना पड़ेगा बराबर। सुनो, द इक्विवेलेंट ईएमएफ या फिर टोटल ईएमएफ बराबर, द टोटल ईएमएफ विल बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम ना, या फिर सम भी बोल सकते हैं, विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ। जैसे इसका पॉइंट वोल्टेज के लिए बोला ना, वैसे ही तुमको पॉइंट बोलने का ईएमएफ के लिए, ई के लिए बोलने आएगा। इसको देख के बोल सकते हैं, बोलो क्या है, द टोटल ईएमएफ इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, नहीं ईएमएफ वोल्टेज के टाइम पे वोल्टेज ना, ईएमएफ के टाइम पे ईएमएफ आएगा, ऑफ ऑल द सेल्स कनेक्टेड इन। चलो बोलो जरा, फटाफट लिख देता हूँ उसको भी, इजी तो है ना। ये देखो, देख के बना दिया हो तो पॉइंट ना, बोलो क्या आएगा, द टोटल EMF is the क्या आएगा, is the sum of all the individual ना, all the individual EMF of all cells ना, of all cells connected in series। एक और पॉइंट बाकी है बना, ऑफ ऑल द EMF कनेक्टेड इन सीरीज। फोर्थ पॉइंट है द इक्विवेलेंट इंटरनल। देखो तीन चीज की बात कर रहे हैं, पहले टोटल वोल्टेज बताया, फिर टोटल EMF बताया, अब टोटल इंटरनल, छोटा आर होता है ना, स्मॉल आर, वो भी बताना पड़ेगा। उसको क्या करेंगे तुम लोग, प्लस करेंगे क्या ऐसा करेंगे, जैसा भी हम लोग ने किया ऐसा करेंगे कि प्लस करेंगे। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो डायरेक्ट प्लस करते ना हम लोग, तो वही इसके सही पॉइंट बनाओ, क्या आएगा बोलो। अब याद है, खाली वोल्टेज के जगह पे इंटरनल रेजिस्टेंस, बस नया कुछ नहीं। बोलो क्या आएगा, हाँ रुक जाओ, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ क्या आएगा, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल ना, ऑल द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑल द इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, ऑफ ऑल द सेल्स ना, ऑल द सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आया, इजी है ना। बस अब इसका एडवांटेज कर लेते, खत्म बराबर। दो ही पॉइंट के एडवांटेज, एकदम छोटे छोटे एडवांटेज है। एडवांटेज लास्ट, दो पॉइंट का एडवांटेज खत्म है। एडवांटेज क्या रहेगा, बहुत इजी एडवांटेज। अगर मैं सेल को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो जो टोटल वोल्टेज मिलेगा वो इंडिविजुअल वोल्टेज से ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, ये तुम्हारा एक एडवांटेज हो गया। दूसरा, अगर कभी बीच में कोई एक लगा दिया ईएमएफ बराबर, कोई एक बीच में कोई बैटरी जो फॉल्टी है, समझो ये V1 लगाया, ये V2 लगाया है और बीच में लगाया है, मतलब बीच का जो बैटरी है वो फॉल्टी है, खराब है, तो क्या कनेक्शन प्रॉपर रहेगा? तो तुमको मालूम पड़ेगा ना कि कुछ तो बीच में कोई तो फॉल्टी बैटरी है, मतलब फॉल्टी बैटरी इससे पहचान सकते हैं हम लोग ये कनेक्शन से। समझ में आया ना, नहीं समझा? सोचो ना बीच में कोई एक बैटरी फॉल्टी है जो काम नहीं करता है, तो उसमें से करंट फ्लो होएगा क्या?
समझा ना पॉइंट, सिंपल है। तो पॉइंट सुन लो फिर एक साथ लिखा, सुनो। द सर्किट विल नॉट ब्रेक ओपन इवन इफ द सेल गेट्स डैमेज्ड। नहीं, कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? अरे इसका एडवांटेज नहीं किया ना, इसका भी एडवांटेज था, सेल्स इन पैरेलल का भी एडवांटेज था। 2 पॉइंट उसका एडवांटेज है, 2 पॉइंट इसका है, 4 पॉइंट है, कर लेते हैं। हाँ उसका एडवांटेज है, हाँ एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज ऐसा है इसमें। हाँ इसमें चलो इसका पहले कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं पहले। ये देखो एक बात बताओ, एक बात, हाँ तो जगह है, अगर इसमें से कोई भी एक सेल फॉल्टी है तो सर्किट काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। एक सेल फॉल्टी है, दूसरा से तो करंट फ्लो होएगा ना, समझा? लेकिन इधर ऐसा होएगा क्या? अगर एक फॉल्टी है तो रास्ता ही नहीं जाने के लिए, पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, समझा? तो चलो पहले उसका एक एडवांटेज देखो। एडवांटेज सुनो क्या है, द सर्किट विल नॉट ब्रेक, ये सर्किट ब्रेक नहीं होएगा, मतलब काम ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, काम करेगा बराबर। द सर्किट विल नॉट ब्रेक ओपन इवन इफ द सेल गेट्स डैमेज, अगर इसमें से कोई भी एक सेल डैमेज है तो भी वो काम करेगा बराबर। तो मैं तुमको पहला एक एडवांटेज बता देता हूँ, यहाँ पे एडवांटेज लिख देते बराबर, थोड़ा जगह है यहाँ पे। ध्यान दो, बोलो क्या पॉइंट बताओ, क्या बताया? द सर्किट विल नॉट ना, हाँ द सर्किट, मैं सीकेटी लिखता हूँ, समझना, सीकेटी शॉर्ट फॉर्म है सर्किट का, तुम लोग नहीं लिखने का, लेकिन द सर्किट विल नॉट, नहीं टूटेगा ना, द सर्किट विल नॉट ब्रेक ओपन, ब्रेक ओपन कब? इवन इफ कब? इवन इफ क्या? इवन इफ एनी ना, एनी सेल इन द कॉम्बिनेशन, मतलब वही पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कैसा होना चाहिए? डैमेज ना, बराबर ना। कोई भी उसमें से एक भी डैमेज रहेगा तो भी तुम्हारा जो सर्किट है वो काम करेगा, ब्रेक नहीं होएगा। ब्रेक मतलब टूटेगा नहीं सर्किट, समझा ना। एक डिसएडवांटेज देख लो, डिसएडवांटेज ये है, द वोल्टेज डेवलप बाय द सेल इन पैरेलल कनेक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट। पॉइंट सुनो, ये एक सेल लगाया, ये 5 वोल्ट देता है, कितना वोल्टेज देता है? तो इधर जो मेरे को सेल लगाना पड़ेगा वो कितना वोल्ट देना चाहिए? 5, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। कभी इनकेस तुमको 10 वोल्ट का चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सबका सब सेल तुमको चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? समझा ना, मतलब वो डिसएडवांटेज है, पूरा थोड़ी चेंज करते बैठेंगे। इसमें ऐसा नहीं है, तुमको 10 वोल्ट चाहिए, समझा, तो 15 वोल्ट चाहिए, तो 5 का 3 यूज कर लो, डायरेक्ट मिल जाएगा ना 15 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 15 वोल्ट चाहिए, तो हर एक सेल कितने का होना चाहिए तुम्हारा? 15 वोल्ट हर एक सेल देना चाहिए, तो ही जाके, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, समझा? तो पॉइंट सुनो क्या है, द वोल्टेज डेवलप बाय द सेल इन पैरेलल कनेक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज, बढ़ा नहीं सकते तुम लोग उसको, एक बार जो रख दिया। बढ़ाने का है तो कैसा बढ़ाएंगे? सब सेल निकालो, अलग अलग सेल लगाओ वापस ऊपर से, समझा? द वोल्टेज डेवलप्ड इन द सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल। 5 वोल्ट का एक लगाया, 5 वोल्ट का एक लगाया, अगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे 15 वोल्ट चाहिए तो और एक 5 वोल्ट का लगाया, तो आएगा 15? 5 ही आएगा, 5 ना, पैरेलल में 5 वोल्ट ही मिलेगा तुमको। 15 चाहिए तो ऐसा लगाना पड़ेगा तुमको उसको, समझा? तो पॉइंट याद रहेगा। पॉइंट सुनो क्या है, पॉइंट है द वोल्टेज डेवलप बाय द सेल इन पैरेलल कैन नॉट बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ने वाला नहीं है। चलो बताओ क्या लिख रहे, बताओ। एक डिसएडवांटेज है ना, एक पॉइंट है बस। डिसएडवांटेज याद है ना, क्या है? बोलो क्या है? द वोल्टेज डेवलप्ड बाय द सेल्स ना, कैसा? सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल। बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? कैन नॉट बी इंक्रीज ना, कैन नॉट बी इंक्रीज कब? हाँ, तुम लोग सोच रहे कि तुम लोग नंबर ऑफ सेल बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, नहीं होता है, वोल्टेज सेम रहेगा। कैन नॉट बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स, बराबर। हाँ, नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन सर्किट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा है सर्किट का, तुम लोग मत लिख देना, तुम लोग शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, तुम लोग फुल फॉर्म CIRCUIT। एडवांटेज इसमें, एडवांटेज में, डिसएडवांटेज नहीं, बराबर। तो इसका एडवांटेज क्या है? द सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज प्रोड्यूसेस अ लार्जर रिजल्टेंट वोल्टेज। 5 15 वोल्टेज मिल गया, समझा? तुमको समझो 12 वोल्ट चाहिए, तो 5 का 2 लगाओ और एक 2 वोल्ट का लगा दो, इजी है ना यहाँ पे।
समझा? इधर मतलब वेरिएबल वोल्टेज मिलना बहुत इजी है, तो पॉइंट बहुत इजी है. द सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज प्रोड्यूसेस लार्जर वोल्टेज, बराबर, लार्जर रिजल्टेंट वोल्टेज. बोलो क्या था बताओ. द सेल्स प्रेजेंट इन, हाँ, द सेल्स कनेक्टेड ना इन सीरीज क्या करता है? प्रोड्यूसेस, ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करता है ना, प्रोड्यूसेस लार्जर वोल्टेज, लार्जर रिजल्टेंट वोल्टेज, बराबर. समझा ना पॉइंट क्या है? ये इजी है ना, टेक्स्ट बुक का ही भाषा है, कुछ नया नहीं, उधर से लिखा है मैंने भी ये सबको. समझा? और एक है, और एक एडवांटेज है, कोई भी बीच में एक सेल डैमेज हुआ तो मालूम पड़ जाएगा तुमको ना, सर्किट काम नहीं करेगा. सुनो, सेल्स विच आर डैमेज कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड ना, हेंस कैन बी इजिली रिप्लेस्ड. अगर मालूम पड़ गया हाँ ये डैमेज, निकालो दूसरा लगाओ, वहां पे काम करेगा सर्किट फिर. समझा पॉइंट क्या है? सेल्स विच आर डैमेज कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड एंड कैन बी इजिली रिप्लेस्ड. बोलो क्या था बताओ. सेल्स विच आर डैमेज्ड कैन बी, हाँ इजिली मालूम पड़ जाएगा, कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड एंड कैन बी इजिली एंड हेंस कैन बी इजिली रिप्लेस्ड ना, हेंस कैन बी इजिली रिप्लेस्ड. समझा ना सबको? समझा है? तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, बराबर, करंट इलेक्ट्रिसिटी.